दोस्तों, पिछला वीडियो किसी कारण के चलते समाप्त हो गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत में जो संवैधानिक प्रयास अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कि उनके शासन को किस तरह से वह और मजबूती प्रदान कर सके, उस विषय को हम यहाँ पर समझ रहे थे। और हमने देखा था कि किस तरह से 1813 के एक्ट में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं वो समाप्त होते हैं और 1833 ईस्वी के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इस व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये होता है कि अब ब्रिटेन से अन्य कंपनियां भी आकर भारत में व्यापार कर सकती हैं। हालांकि जो कंपनियां आती हैं वह ज़्यादा टिक नहीं पाती है और बाद के समय में जो अपनी पैठ जमा चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह उन पर दबाव बनाकर उन्हें अपने में मिला लेती है। अब 1833 ईस्वी का एक्ट, इसका प्रावधान होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त। ईस्ट इंडिया के कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा और विलियम बेंटिंक यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। विधायी केंद्रीकरण स्थापित किया जाता है और प्रांतों के गवर्नर को गवर्नर से कानून बनाने की शक्ति छीनकर अब केवल भारत के गवर्नर जनरल ही संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। तो अब बम्बई के गवर्नर द्वारा बनाया गया कानून मद्रास में मान्य नहीं होगा, लेकिन बेंटिंग द्वारा जो गवर्नर जनरल है उसके द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण ब्रिटिश भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन है वहाँ वहाँ वह लागू हो जाएगा। अब अधिनियम की धारा 87 के तहत घोषित किया गया कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ नस्ल, रंग, धर्म, वर्ण एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ये भेदभाव करते थे और इसका एग्जाम्पल है मेकाले का शिक्षा पत्र, मेकाले मिनट्स, जहाँ पर मेकाले कहता है कि भाई यहाँ पर हम इनको जो असभ्य हैं हम उनको यहाँ पर सभ्य बनाने का काम कर रहे हैं। अब दास व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रतिबंध हम यहाँ पर देखते हैं कि दास प्रतिबंध की घोषणा कहाँ पर की जाती है। 1833 ईस्वी के अधिनियम में दास प्रथा पर प्रतिबंध की घोषणा की जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रतिबंध कब होता है? पूरी तरह से दास प्रथा समाप्त होती है 1843 में एलन बरो के समय। और 1843 की एक घटना और भी है कि 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होता है। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों में सहायता के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया जाता है। मेकाले इसका पहला सदस्य होता है और मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन 1835 में किया जाता है। अब 1853 के एक्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि 1833 के एक्ट में कहा गया था कि जो कंपनी का अधिकार है, व्यापारिक अधिकार है, वह 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो 1833 से 20 वर्ष होते हैं 1853 में, तो इसके लिए इसे फिर लाया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ कुछ समय बाद, सिर्फ 4 साल बाद 1857 की क्रांति होगी और फिर वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर नज़र आती है। तो उसके बाद ब्रिटिश संसद यहाँ पर से भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लेती है। विधायी कार्यों के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद का गठन किया गया। विधायी कार्यों के लिए प्रथम बार 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्य गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य होते थे। इसमें 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और 4 सदस्य होते थे बंगाल, बम्बई, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो सीमांत प्रांत हैं वहाँ पर के प्रतिनिधि। अब इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रांत के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार को छीनकर पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो 1853 के एक्ट में पहली बार ऐसा किया गया। प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान यहाँ किया गया था और जो कंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स का जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है,
इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई और कोड ऑफ डायरेक्टर्स (COD) नई प्रेसिडेंसी के गठन एवं पुरानी प्रेसिडेंसी की सीमा परिवर्तन का अधिकार कोड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और फिर इसके बाद हम देखते हैं 1857 की क्रांति होती है, जहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों की नाक में दम कर देते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है और इसके लिए 1858 का एक्ट आता है। अब 1858 ईस्वी का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त कर भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार या क्राउन के अधीन आ गया और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय कहा जाने लगा और वह कंपनी के बजाय ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। द्वैध शासन की यहाँ पर समाप्ति होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ काउंसिल को यहाँ पर समाप्त किया गया और भारत संबंधी मामलों में नियंत्रण रखने व सलाह देने के लिए भारत सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया जाता है। अब पहला जो भारत सचिव यहाँ पर होता है वह होता है चार्ल्स वुड, जो कि अस्थायी टेम्परेरी होता है, और जो परमानेंट होता है स्थायी तौर पर वह होता है एडवर्ड हेनरी स्टैनले। हेनरी स्टैनले पहला भारत सचिव यहाँ पर होता है। अब भारतीय राजाओं के साथ की गई संधि व करार यहाँ पर बनाए रखते हैं और ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति का ये त्याग करते हैं और भारत के धार्मिक व सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा यहाँ पर की जाती है। 1861 ईस्वी का एक्ट गवर्नर जनरल कैनिंग यहाँ पर होता है और यहाँ पर 1858 में ये भी कहा जाता है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको भारत का वाइसराय कहा जाएगा। तो इस तरह से हम 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल है उन्हें हम गवर्नर जनरल भी कहते हैं और वाइसराय शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे वाइसराय माउंटबेटन, वाइसराय कर्जन, इस तरह से भी हम इनको कहते हैं। तो यहाँ 1861 ईस्वी के एक्ट जो कि गवर्नर जनरल या वाइसराय कैनिंग के समय पर आता है, इसमें क्या प्रावधान होते हैं? तो पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। गवर्नर जनरल की परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति होती है। विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। 1861 ईस्वी के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बंगाल और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों में एक एक हाई कोर्ट स्थापित किए गए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 15 अन्य न्यायाधीश होते थे। विधायी कार्यों के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया जाता है और अतिरिक्त सदस्य यहाँ पर गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष के लिए मनोनीत होते हैं। पहली बार विधायी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया और पहली बार गवर्नर जनरल ने 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया। इनमें कौन कौन थे? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और दीवान, यहाँ पर जो दीवान होते हैं वह होते हैं सर दिनकर राव जी। तो ये इन्हें यहाँ पर शामिल किया जाता है और इस तरह से ये पहला चरण शुरू होता है, ख़त्म होता है और दूसरे चरण की शुरुआत होती है 1892 ईस्वी के एक्ट से। अब 1892 ईस्वी का एक्ट, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 1858 से पहले तक के जितने भी हमने एक्ट पढ़े वो सब कंपनी द्वारा लाए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट किसका है? संसद का है। लेकिन यहाँ पर 1858 के बाद कंपनी पूरी तरह समाप्त हो जाती है और पूरी तरह से सत्ता क्राउन या सरकार के हाथों में आ जाती है। अब 1892 ईस्वी के एक्ट को समझते हैं। यहाँ पर प्रावधान किया जाता है विधायी परिषद में 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य विधायी कार्यों हेतु जोड़े गए। 3 वर्ष के लिए इन्हें जोड़ा गया। आधे सदस्य गैर सरकारी, पहली बार इस एक्ट में निर्वाचित शब्द प्रयुक्त यहाँ पर किया गया। इन सदस्यों को बहस में भाग लेने, प्रश्न पूछने का अधिकार था। हालांकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जैसे कि पूरक प्रश्न क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने पूछा कि भाई मेरे शहर में विकास कार्यों में कितने रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। अब आपने कह दिया कि 5,000 रुपये। अब मैंने ये, अगर मुझे ये पूछना है कि 5,000 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, तो ये उस प्रश्न का सेकंड प्रश्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड प्रश्न नहीं पूछ सकता, इसको पूरक प्रश्न कहा गया।
और इसका ये मतलब है कि आपका भाई आपके सवाल को वहाँ पर सामने वाला टाल भी सकता है, और एक बार उसने सवाल टाल दिया तो दूसरी बार आप प्रश्न उससे नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पर 10 से 16 सदस्य होते थे जो 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। आधे सदस्य सरकारी होते थे और गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे और निर्वाचन से 4 सदस्य चुने जाते थे, और ये प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित होते थे। इनमें बंगाल, मद्रास, बम्बई व उत्तर पश्चिमी प्रांत इसमें शामिल थे, जहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि इनडायरेक्टली इन्हें भेजा जाता था, और कल्याण व्यापार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा यहाँ पर संचालित होता था। कल्याण व्यापार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा यहाँ पर इनका चयन होता था। अब इसके बाद में हम देखते हैं 1919 का एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, और यहाँ पर ये पृथक निर्वाचन के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में सांप्रदायिकता या पृथक्करण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब देखिए, भारत सचिव इस समय पर होते हैं मार्ले, और मिंटो सेकंड होता है इस समय पर वायसराय गवर्नर जनरल। अब देखो इसके क्या प्रावधान होते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल इसमें होता है, और 7 सदस्य अन्य होते हैं। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद का निर्माण होता है। विधायी परिषद में 60 सदस्य 3 वर्ष के लिए जोड़े जाते हैं। तो यहाँ देखो, विधायी परिषद टोटल 59 यहाँ पर हो गए, ठीक है, टोटल 59। अब इसमें एक हो गया गवर्नर जनरल, 7 हो गए उसके परिषद के सदस्य, 8, एक हो गया मुख्य सेनापति, 9, और 60 हो गए नए सदस्य। तो इस तरह से 69 लोगों से मिलकर विधायी परिषद यहाँ पर बनती है, जिसका प्रमुख होता है गवर्नर जनरल। अब 60 सदस्यों को एक बार और देख लीजिए। 28 सदस्य जो होते हैं वह सरकारी होते हैं, और यहाँ पर ये गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते हैं। 32 सदस्य जो होते हैं वह गैर सरकारी होते हैं, और इन 32 सदस्यों में भी 5 सदस्य जो होते हैं वह गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, और 27 सदस्य जो होते थे वह होते थे निर्वाचित। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली टोटल 33 सदस्य जो होते थे वह क्या होते थे, तो टोटल 33 सदस्य यहाँ पर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। तो यहाँ पर 28 सदस्य जो होते थे वह सरकारी होते थे, और 5 सदस्य जो गैर सरकारी होते थे उन्हें भी गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विधायी परिषद में भी गवर्नर जनरल का यहाँ पर बहुमत था, और उसकी वहाँ पर चलती थी। अब 27 निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ से चुने जाते थे, ये भी देख लीजिए। 13 सदस्य जो थे वह साधारण निर्वाचन से चुने जाते थे। अब 12 सदस्य जो होते थे वह वर्गीय निर्वाचन से। अब 6 सदस्य जो थे वह मुसलमान वर्ग से पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा, और 6 सदस्य जमींदार एवं धारी वर्ग से ये आते थे प्रतिनिधि के तौर पर। और 2 सदस्य जो होते थे वह विशिष्ट निर्वाचन प्रणाली, जैसे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कलकत्ता वाणिज्य बोर्ड से 1 सदस्य, और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि 1 सदस्य के तौर पर यहाँ पर आता था। और ये निर्वाचन की यहाँ पर बात हो रही है तो ये भी ध्यान रखना, साधारण निर्वाचन की हम ये बात कर रहे हैं तो वोटिंग तो होती थी, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार सभी को नहीं था। मतलब कि वयस्क मताधिकार नहीं था कि भाई आप 18 के हो गए या 20 के हो गए तो आपको सबको वोटिंग राइट यहाँ पर मिल गए, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ऐसा था कि संपत्ति के हिसाब से तय होता था कि कौन वोट करेगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास में 10 लाख की संपत्ति है तो आप वोट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये मध्यम वर्ग और जो कुलीन वर्ग है वहाँ तक ये इस समय की राजनीति सीमित थी। अब पूरक प्रश्न व मतदान का अधिकार यहाँ पर सदस्यों को पहली बार दिया जाता है कि सदस्य अब मतदान करके भी अपना पक्ष यहाँ पर रख सकेंगे कि भाई वह समर्थन कर रहे हैं किसी विधेयक का या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई हमारे शहर में आपने कितने रुपए खर्च किए। सामने वाले ने कहा कि 5,000 रुपये। आपने कहाँ कहाँ खर्च किए हमको बताओ, प्रूफ सहित हमको बताओ कि आपने 5,000 रुपये हमारे शहर में कहाँ कहाँ खर्च किए। तो ये पूरा प्रश्न हो गया उस पर। तो ये इसका भी जवाब अब देना पड़ता था, जबकि इससे पहले इसका जवाब देना जरूरी नहीं था। मतदान के लिए 25
वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई। हालांकि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर संपत्ति की शर्त भी यहाँ पर जोड़ी जाती है। महिलाओं, राजनीतिक कैदी को यहाँ पर मताधिकार नहीं था, यानी कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। और जो राजनीतिक कैदी है, चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक हो, अगर वह राजनीतिक कैदी है तो उन्हें वोटिंग राइट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता की नीति हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर वह हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग पृथक निर्वाचन दे रहे हैं। अब मार्ले ने मिंटो को लिखे पत्र में कहा पृथक निर्वाचन प्रणाली पर कि विषयुक्त दांत बो रहे हैं, भैया हम विषयुक्त दांत बो रहे हैं जिसका फल काफ़ी कठोर होगा। तो यहाँ पर मार्ले कहता है कि भाई हम जो सांप्रदायिकता की नीति यहाँ पर खेल रहे हैं कि हिंदुओं को अलग निर्वाचन क्षेत्र देना, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देना, तो ये जो हम कर रहे हैं ये आगे जाकर भारत में बहुत बड़ा सांप्रदायिक माहौल खड़ा करेगा। और ऐसा होता भी है कि इन्हीं की ये नीतियाँ जो है ये अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करती है, और वहीं पर से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्षेत्र भारत से अलग हो जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन एक मुस्लिम क्षेत्र के रूप में यहाँ से अलग होता है। और ये सारी जो चीज़ें थी वह यहीं पर से इनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता इस समय पर इस तरह की अंग्रेजी नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं कि भाई ये सांप्रदायिकता बहुत गलत है। और जो जिन्ना थे ना, वो बहुत ही समझदार और नास्तिक टाइप के आदमी थे शुरुआत में, लेकिन बाद में समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन होता है और उन पर प्रभाव भी पड़ता है। जब उन्हें लगता है कि धर्म की राजनीति करके ही कुछ पाया जा सकता है, तो फिर 1937 के चुनावों में हार के बाद जिन्ना जैसे लोग और वीर सावरकर जी जैसे लोग धार्मिक कट्टरता में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1919 का एक्ट आता है जिसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू इस समय पर भारत सचिव और चैम्सफोर्ड इस समय पर गवर्नर जनरल वायसराय था। अब प्रावधानों की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि एक निर्वाचित सरकार चलेगी, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा आपको तो पता ही है, संपत्ति और 25 वर्ष की उम्र। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यहाँ पर अलग होगी। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की बात करें तो इनके पास में आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार, जैसे भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई जैसी व्यवस्थाओं पर इनके पास कानून बनाने को अधिकार रहेंगे। वहीं निर्वाचित सरकार की बात करें तो इनके पास हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का हक होगा, यानी कि वह विषय जो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के पास नहीं है। तो यहाँ पर कृषि, जेल, सहकारी शिक्षा, सहकारी सेवा, शिक्षा आदि पर इनके पास कानून बनाने का अधिकार होगा। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि इस समय पर राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थानों का बहुत ज़्यादा विकास होता है। अब निर्वाचित सरकार के बने कानूनों को गवर्नर वीटो यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर भी गवर्नर जनरल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी राज्य सरकार का कानून जो है वह ज़्यादा सही नहीं लग रहा गवर्नर को, तो वह उस कानून को निरस्त भी कर सकता है, ठीक है। ये गवर्नर की परिषद है। तो गवर्नर और उसकी परिषद आपको हर राज्य में देखने को मिलेंगे। अब केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की बात करते हैं। राज्य परिषद जिसको उच्च सदन कहा गया और जिसके 60 सदस्य होंगे 5 वर्ष के लिए, जिनमें से 34 होंगे निर्वाचित और 26 होंगे मनोनीत। उसी तरह विधान परिषद में जो कि निम्न सदन है, इसमें 145 सदस्य चुने जाएंगे, जिनमें से 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और 145 में से 101 सदस्य होंगे निर्वाचित और 41 सदस्य होंगे मनोनीत। इस तरह की बात करते हैं। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार ये सिख, एंग्लो इंडियन जैसे लोगों पर भी कर देते हैं, दलितों पर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का काम करते हैं। भारत में सैन्य एवं प्रशासनिक खरीद हेतु ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और प्रथम जो उच्चायुक्त हाई कमिश्नर होते हैं वह होता है विलियम कूट। भारत सचिव और परिषद के वेतन भत्ते ब्रिटिश राजकोष से यहाँ देना तय होता है। और इससे पहले तक हम यहाँ पर देख रहे थे कि भैया जो 1773 का एक्ट आता है वहाँ पर से ही हम देखते हैं कि वहाँ से अब तक
जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं, चाहे वह भारत में हो चाहे इंग्लैंड में स्थापित हो भारत के अधिकारी, उनके वेतन भत्ते पेंशन आदि सब कहाँ से दिए जा रहे थे? भारत के राजकोष से दिए जा रहे थे। भारत से जो ये टैक्स ले रहे थे, धन लूट रहे थे, उसी को ये मिल बांट के खा रहे थे। अब 1935 के एक एक्ट को देखते हैं। ठीक है, 1935 का एक्ट, जिसको भारतीय संविधान का पूर्वगामी भी कहा जाता है और भारतीय संविधान भारतीय संविधान को 1935 के एक्ट की कॉपी भी माना जाता है। तो ये काफ़ी प्रभावी था। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि 1929 में जो नेहरू रिपोर्ट आती है 1927 के आसपास, उसमें जो 1928 शायद 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता वाली, उस रिपोर्ट का काफ़ी प्रभाव इस अधिनियम में होता है। अब ये सबसे बड़ा एक्ट था अब तक का अंग्रेजों का। इसमें 10 अनुसूची थी, 14 भाग थे और 321 धाराएं थी। अब इसमें क्या क्या ये प्रावधान करते हैं? तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होगा, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन होगा, केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा और केंद्र में, तो प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा। कैसे? वैसे ही गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और निर्वाचित सरकार। तो यहाँ पर केंद्र में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर संघ निर्माण का प्रावधान ये करते हैं। हालांकि ये असफल हो जाता है इनका ये प्रावधान। बर्मा को भारत से पृथक किया जाता है। जो आज का म्यांमार है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो एक देश पड़ता है म्यांमार ईस्ट में, वह म्यांमार इसी 1935 के अधिनियम से भारत से अलग होता है। इससे पहले तक वह भारत से मिला हुआ था। फिर 4 फरवरी 1948 को जाकर अंग्रेज म्यांमार को पूरी तरह से स्वतंत्र करते हैं। अब संघ निर्माण का प्रावधान ये करते हैं, यह असफल रहता है। बर्मा को भारत से पृथक किया जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1947 के बाद। इसी संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो कि आज भी हमारे देश में चल रहा है। तो केंद्र में 2 सदन यहाँ पर होते हैं। पहले ये कहते हैं राज्य परिषद, जिसको कहते हैं उच्च सदन, जिसको हम आज कहते हैं राज्यसभा। उन 9 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। 260 सदस्य इसके होते हैं और 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 104 सदस्य जो रियासतें हैं वहाँ पर से आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि विधान परिषद, निम्न सदन को आज हम लोकसभा कहते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए 375 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 125 सदस्य जो होते हैं वह भारतीय रियासतों से यहाँ पर आते हैं। अब संघ में रियासतों के शामिल न होने के कारण केंद्रीय प्रशासन 1947 तक 1919 के प्रावधानों के तहत संचालित होता है। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर महिलाओं और अछूतों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और यूपीएससी यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना भी इसी एक्ट से होती है। और ये ध्यान रखना कि यूपीएससी की डिमांड कहाँ से हुई है? नेहरू रिपोर्ट से हुई है। संघ न्यायालय के पहले जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वह होते हैं मॉरिस गोयर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में होता है और एक्ट की धारा 93 के तहत गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह विशेष परिस्थितियों में प्रांतीय सरकार को हटा सकता है, अपदस्थ कर सकता है। अब संघ राज्य व संबंधी सूचियां बनाकर केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकालने की शक्ति दी जाती है और यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये एक्ट होता है। कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जो अंतिम संवैधानिक प्रयास यहाँ पर अंग्रेजों का भारत में होता है, वह होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसी के साथ में ये यहाँ पर से चले जाते हैं और इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून योजना इसका आधार होती है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके प्रावधान क्या होते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 2 नए देश भारत और पाकिस्तान बनेंगे। दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भाई ये अभी भी स्वशासन की बात करते हैं, जबकि भारतीय क्रांति पूर्ण स्वतंत्रता की, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात करने लगते हैं।
अब ये देखना, ये भी आप ध्यान रखना है कि पहला ऐसा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य गांधी जी और अन्य नेता और कांग्रेस मिलकर पूर्ण स्वराज बनाते हैं। इससे पहले किसी बड़े आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज नहीं होता है। भारतीय प्रांतों एवं रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त होगी, ऐसे ये कहते हैं। संविधान निर्माण होने तक एवं नए चुनाव होने तक संविधान सभा ही विधान परिषद का कार्य करेगी। माउंटबेटन यहाँ पर गवर्नर जनरल बनते हैं 1948 तक, और 1948 में पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं सी राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं, और जो राजा जी के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से संवैधानिक प्रयास अंग्रेज़ों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विषय में किए जाते हैं।